हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे टीसू। जो पिछला वीडियो बनाए थे टीसू पर, उसका आज पार्ट 2 की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभाज्योतक पाए जाते हैं कहाँ? तो पत्तियों के तल में, पत्तियों के तल में पाए जाते हैं अंतर्वेशी विभाज्योतक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? कौन सा? तो वो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? जाइलम और फ्लोएम। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो जटिल ऊतक। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो जटिल ऊतक में। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज और पैक्टिन से। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से। ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा 3 प्रकार का था ना, तो उसमें से स्क्लेरेनकाइमक ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो खाद्यों का प्रभाव करना और जल का प्रभाव करना। वो जाइलम करता है, जाइलम करता है जल का प्रभाव और फ्लोएम करता है खाद्यों का प्रभाव। कौन सी कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? तो मृदुतक को। मृदुतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। पतली कोशिकाओं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, कौन से? पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं, कौन से? पेरेनकाइमा। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती है, तो पेरेनकाइमा में। अगला क्वेश्चन, ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिकाओं द्रव, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिकाओं, रस भित्तियां, मुख नाभिक और कम रिक्तियां होती है, कौन से? तो विभाज्योतक में। पूछ रहा है योतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती, इनमें घने कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका, रस भित्तियां, मुख नाभिक और कम रिक्तियां होती है, तो विभाज्योतक में। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक को कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो मेरिस्टेमेटिक की। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो वो विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक। एक जटिल अस्थायी ऊतक है, कौन सा? तो फ्लोएम। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा द्वारा नारियल का छाल का निर्माण होता है, स्क्लेरेनकाइमा। निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? जाइलम का प्रकार कौन सा नहीं है? तो सीव ट्यूब। सीव ट्यूब है, जाइलम का प्रकार नहीं है। अगला, पौधों में लचीलापन कौन से ऊतक के कारण होते? पौधों में लचीलापन कौन से ऊतक के कारण? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कब कब पूछा गया था? ग्रुप डी में। देखिए, पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा से होता है। दृढ़ ऊतक से बना होता है, कौन? क्या? निर्जीव कोशिका। निर्जीव कोशिका दृढ़ ऊतक से बना होता है। रेगिस्तानी पौधों के बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस में एक मोटी सी मोमी परत होती है, कौन सी? क्यूटीन। क्यूटीन एक मोटी सी परत, मोमी परत होती है, क्यूटीन। वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो वो संवहनी ऊतक होता है, संवहनी ऊतक। वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है वल्कल। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है वल्कल। अगला क्वेश्चन, एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात होता है। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात 3:1।
ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऊतक है एक क्या है? तो समान कोशिकाओं का समूह। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। इसी के मिलाकर ऊतक चैप्टर मतलब टिश्यू चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर चलते हैं, उसका नाम है प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल। छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर 4। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है कार्बन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है कार्बन। मानव शरीर के मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो मुख्य हिस्सा पानी से बना होता है। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बने होता है? पानी से। निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो विटामिन। विटामिन कोई पोषक तत्व नहीं है। डीएनए का एक खंड है जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जीन कहा जाता है। डीएनए एक खंड है जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो जीन। जीव विज्ञान में डीएनए के पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बालों का रंग किसके कारण होता है? बालों का रंग मेलेनिन के कारण होता है। बालों का रंग मेलेनिन के कारण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण क्षार के इवेंट से एक क्या निर्माण करता है? तो एक एमआरएनए का प्रति निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक एमआरएनए प्रति एक निर्माण करता है। प्रजनन के द्वारा मूल कार्य एक निर्माण करता है। प्रजनन के दौरान क्या निर्माण करता है? तो वो डीएनए प्रति। निम्न में से कौन से कथन गलत है? निम्न में से कौन से कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है, ये गलत है। एंजाइम मूलतः होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं एंजाइम? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एनोटेशन। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनोटेशन। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए का पूर्ण रूप राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप राइबो न्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। प्रोटीन एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन किसका अभिन्न अंग है? तीन में से सभी का, एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्लिका, इन सभी का अभिन्न अंग है प्रोटीन। अगला कुछ निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो दूध का प्रोटीन केसिन को कहा जाता है। केसिन को कहा जाता है दूध का प्रोटीन। इसी के साथ ये चौथा चैप्टर भी हमारा समाप्त हुआ। चैप्टर का नाम था जैव अणु या लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।